नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए किया यज्ञ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गणेश मंडपम से बाबा के दर्शन किए। इसके पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन के लिए यज्ञ में सम्मिलित होकर आहुतियां दी। पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना को उन्होंने शर्मसार करने वाली घटना बताया। ये दुर्भाग्य है इसका कि ऐसे सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी और कांग्रेस ने जैसा कृत्य किया है, आज एक ऐसे व्यक्ति जो देश की सेवा में लगे हैं और हम सबके लिए भी एक दुखद घटना एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी पंजाब में घटा है, मुझे लगता है बहुत शर्मसार। और मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। कभी इस प्रकार की परिस्थिति या इस प्रकार का कृत्य हमने अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा है जो अभी परसों घटित हुई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसलिए आज महाकाल से भी उनसे भी आग्रह करते हैं और इसलिए आज ये हम सब कार्यकर्ता यज्ञ किए हैं कि उनको दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और निरंतर समाज की सेवा, देश की सेवा करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ये कामना आज हम सब लोग मिलकर के महाकाल की इस नगरी भैरव बाबा की इसमें हमने किया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई घटना को जानलेवा षड्यंत्र बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना देकर कांग्रेस को सद्बुद्धि देने की मांग की। वहीं भारतीय किसान मोर्चा द्वारा स्थानीय टावर चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। तराना में 9वीं की छात्रा की मौत को वैक्सीन से जोड़ दिया गया, परंतु हकीकत में उसे वैक्सीन एक दिन पूर्व लगी थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ समाचार प्लेटफॉर्म्स द्वारा तराना की छात्रा अनुराधा पिता भगवान सिंह की मौत को वैक्सीन से जोड़ दिया गया, जबकि बच्ची को टीका बुधवार को लगा था और उसकी मृत्यु गुरुवार को हुई। फिर भी एहतियातन बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। देखिए, इस प्रकार का मामला संज्ञान में कल आया था और कुछ जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी ये बात आ रही है और मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बच्ची को टीका परसों अर्थात बुधवार को लगा है और उसकी जो डेथ है वो कल हुई है, बृहस्पतिवार को हुई है। कुछ जगहों पर ये छपा था कि बृहस्पतिवार को ही टीका लगा है और टीका लगने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसके बाद में डेथ हुई। ये चीज़ सही नहीं है, टीका बुधवार को लगा है। दूसरा, एहतियातन हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा लिया है। पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा टीके से संबंधित या इस प्रकार की कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन फिर भी विसरा प्रिजर्व करके हम लोगों ने भेजा है कि जो भी उसके मृत्यु के कारण होंगे, जो विसरा की जांच होगी उसके बाद आ जाएगी। बहुत लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग जो हैं पूरे देश भर में, प्रदेश भर में टीका लगवा चुके हैं। टीका लगवाने से किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होती। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ सभी लोग अब ये स्वीकार करेंगे। इस घटना का भी टीके से कोई संबंध नहीं है। अतः मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील भी करूँगा, कृपया इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं, पैनिक ना क्रिएट करें और टीकाकरण जाके चाहे 15 से 18 बच्चों के बीच का हो या फिर 18 प्लस का हो, अवश्य कराए जाके। यही एकमात्र माध्यम है जिससे हम लोग कोरोना की तीसरी वेव के असर को कम कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते वेरिएंट के बावजूद विक्रम विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा कराने पर अड़ी है। अगर छात्रों में कोरोना विस्फोट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश, प्रदेश और शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी ने हमें अपने लोगों से दूर किया। अस्पताल और शमशान में हमने भयावह मंजर देखे। कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमें अपने लोगों से दूर किया, बल्कि लोगों को मीलों चलने के लिए मजबूर किया।
कोरोना की इस महामारी ने भूख प्यास से व्यथित अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोजगार की तलाश में गए लोगों को पलायन करवाया तो वापस अपने गांव पहुंचा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदेश सरकार नासमझ बनी हुई है। मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस प्रकार अपना पैर पसार रहा है, इन सब के बीच ऑफलाइन परीक्षा कार्यक्रम घोषित करना कहां तक जायज है, यह सब समझ से परे है। यदि किसी भी विद्यार्थी को इस नए वेरिएंट के माध्यम से नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शिक्षा मंत्री लेंगे या कुलपति लेंगे? इस नए वेरिएंट की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी क्लासेस और परीक्षा ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों करवाई जा रही है? परीक्षा भी ऑनलाइन ही करवाई जाना चाहिए। सभी विद्यार्थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के फैसले के बारे में निवेदन कर रहे हैं कि परीक्षा का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा जाए, जिससे इस महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। महाकाल मंदिर क्षेत्र से हटाए गए ऑटो चालकों का छलका दर्द, कहा हजारों रुपए से कागजात बनवाए हैं और हमें हमारी जगह से हटा दिया गया। विगत 6-7 वर्षों से बड़ा गणेश मंदिर की गली में ऑटो खड़ी कर ऑटो चालक महाकाल मंदिर से सवारी लेते हैं, मगर व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया। ऑटो चालकों का कहना है कि अभी हमने कार्यवाही के बाद 30-30 हजार का कर्ज लेकर कागजात बनवाए हैं और अब हमें हमारी जगह से हटा दिया गया है। अब हम इस कार्यवाही के बाद अपना रोजगार कैसे चलाएं? इस बाबत ऑटो चालक दिलीप मालवीय ने बताया। परेशानी ये आ रही है सर, हम यहाँ से 6-7 साल से ऑटो चला रहे हैं खड़ी करके, और बड़े गणेश से हम दर्शन बना के पैदल लाके आते हैं, हमारी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे अदर लोगों जो जिसके मकाने हैं उनको क्या मालूम, उनको हमसे समस्या है, हमारी गाड़ी से समस्या है, या फूल प्रसाद की दुकानों से परेशानी है। फूल प्रसाद की दुकान लग रही है, उसके कारण हमारी ऑटो बाहर कर दी, हमारी ऑटो बाहर कर दी। हमने तो यहाँ खड़ी कर रहे थे, यहाँ से भी हमारी ऑटो बाहर कर दी। अभी हमने कागज़ बनाए 33,000 रुपये के, ये कागज़ हमने कर्ज लेके बनाए, हमारे घर में पैसा नहीं है। हमने कर्ज लिया, किसी से 10% का लिया, 5% का उठाया, किसी ने अपनी महिलाओं के गहने गिरवे रखे और कागज़ बनवाए। तो अब अगर ये ऑटो हम राम घाट जाके खड़ी कर देंगे तो हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? हमारे बच्चों को झेल दें। यहाँ 30 से 35 ऑटो है, यहाँ कम से कम 7 से 8 साल से चला रहे हैं इसी गली से हम। क्या मांग है आपकी प्रशासन? मांग क्या है? प्रशासन से कहना है यही पड़ गया हमारा कि हमें एक साइड जगह खुली पड़ी है, हम व्यवस्थित हमारी गाड़ी खड़ी करेंगे और हमारी गाड़ी खड़ी करके ना हमारे दर्शन बनाकर हमारा रोजगार आगे बढ़ाएंगे, हमारे बीवी बच्चे पालेंगे। दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके एनसीसी के अंडर ऑफिसर को 2 MP बैटरी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में अपने घर पहुंचे सिपाही घनश्याम यादव की एक दुर्घटना में मौत हो गई। सिपाही घनश्याम 2 MP आर्टरी बैटरी के पूर्व एनसीसी कैडेट एवं माधव महाविद्यालय के पूर्व छात्र थे। माधव महाविद्यालय 2 MP आर्टरी बैटरी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 आर्टरी बैटरी के AK सिंह ने बताया कि घनश्याम 2011 से 13 तक उज्जैन एनसीसी कैंप में ही थे। इस दौरान सूबेदार मेजर अमोद कुमार व एनसीसी अधिकारी दिनेश जोशी के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद थे। सिंगल स्कोर में हवलदार के पद पर था। बिहार में अपने पारिवारिक कारणों से घर पर आए हुए थे, एक एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए। आज हम माधव महाविद्यालय के 2 MP आर्टिबिलिटी ऑफिस की तरफ से, साइंस कॉलेज, चारों एनसीसी स्कूलों की तरफ से यहाँ पे उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। 2 MP एक्टिविटी के एसएम साहब इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे घनश्याम यादव जी आज जो शहीद हुए हैं वो हमारे पास 2011 से 13 तक हमारे करीब रहे हैं और बड़े दुख की बात है कि सिग्नल कोर में सर्विस कर रहे थे और हम ड्यूटी थे और छुट्टी पर आए हुए थे और उनका एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण शहीद हो गए। ग्राम तराना में मकान हड़पने को लेकर किसान परिवार पर हुआ हमला, कट्टा अड़ा कर साइन कराया अनुबंध। मकान का सौदा करने के लिए एग्रीमेंट करने के पहले कुछ लोगों ने तराना में किसान परिवार को पीट कर लहूलुहान कर दिया। आधे घंटे तक पूरे परिवार को बेरहमी से पीटने के बाद हमलावर कट्टे के दम पर अनुबंध कर साइन करवा कर ले गए।
घटना तराना स्थित ग्राम नाटाखेड़ी की है। यहाँ का निवासी चौकीदार सिद्धू पिता रामजी मालवी उम्र 50 वर्ष अपना एक मकान बेचना चाहता था, जिसे ज्ञान से पिता बाबूलाल गुर्जर ने खरीदने की इच्छा जाहिर की। बुधवार को सिद्धू के छोटे भाई प्रकाश ने मकान के सौदे की बात भगवान सिंह नायक से कर ली। जानकारी मिलते ही रात करीब 10:30 बजे ज्ञान सिंह भाई संजू व कुछ बदमाशों को लेकर सिद्धू के घर पहुंचा और पत्थर फेंकने लगा। सिद्धू के बेटे मनोहर ने रोकने का प्रयास किया तो उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। उसकी चीख सुनकर सिद्धू, मां लीलाबाई, चचेरा भाई नीलेश व मनोहर पिता जयराम बचाने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी पीट दिया। घटना में गंभीर चोट आने पर सिद्धू और लीलाबाई को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल प्रकाश मालवी ने बताया। वो हमलो करियो रात के हमलो करियो तो हमला में भैया के लगी, अपनी बहन रहे वहाँ की जगह अपना पास में उन्हें बहन के भी लगी और छोरा उनके भी थोड़ी बहुत लगी, तो उनके तो कम लगी लेकिन इनके बहुत ज़्यादा लगी। फिर तराने गया रिपोर्ट डालवाने, तो रिपोर्ट भी सही साथ उन्होंने कहीं कट्टा वट्टा जो बताया भी कट्टा वट्टा का कहीं भी नाम निशान नहीं लिखा है, कोई ज़्यादा धारा भी नहीं लगाई। फिर तराने गया तो वहाँ से थाना से फिर वहाँ अस्पताल में गया, अस्पताल में पट्टी वट्टी करी कि फिर वहाँ से वापस यहाँ उज्जैन भेज दिया। पिछले 2 दिनों से शहर में बादल छाए रहे हैं। जहां गुरुवार शाम बारिश हुई, वहीं शुक्रवार का दिन भी रिमझिम से ही शुरू हुआ। गुरुवार शहर में दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे। बादलों की ओट से सूर्य ने दर्शन भी दिए, लेकिन शाम 4 बजे तक आसमान बादलों से ढक गया और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई। इस कारण दिन का तापमान गिर गया। शुक्रवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहा और रुक रुक कर कई बार हल्की बारिश हुई। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात का तापमान 16.4 डिग्री था, जो मंगल बुध की दरमियानी रात के न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से अधिक था। लेकिन गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री था। यानी बादलों और बारिश के कारण गुरुवार का दिन ज्यादा ठंडा रहा, शुक्रवार को तापमान कम ही रहा। इधर किसानों का कहना है कि इस मावठे की बारिश से खेतों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे बिजली व मेहनत की बचत होगी। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।